नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, अभी मैंने कुछ समय पहले एक वीडियो बनाया था जहां पर मैंने आपको बताया था कि जो बीएसएनएल का संचार आधार सिस्टम है वो अचानक से ठप हो गया है। ठीक है, मतलब आप जो नई सिम खरीदने वाले थे, जैसे अगर आप बीएसएनएल की सिम खरीदने वाले हैं तो वो आप नहीं खरीद पाओगे। ठीक है, बीएसएनएल किसी अदर सिम को बीएसएनएल में पोर्ट करवाना चाहोगे तो भी नहीं कर पाओगे। मतलब ना ही नई सिम खरीद पाओगे, ना ही डुप्लीकेट सिम खरीद पाओगे, ना ही अदर एमएनपी कर पाओगे। ठीक है, तो उस पर मेरे कुछ सब्सक्राइबर ने मुझे कमेंट किया था। देखिए, कमेंट बताता हूं मैं आपको। पहला कमेंट मेरा आया था मेरे सब्सक्राइबर का कि 5/12/2025 में सर्वर प्रॉब्लम एवीआई तक सॉल्व नहीं हुआ है, कब तक होगा। ठीक है, तो आज इस पर अपडेट देना चाहूंगा। उसके बाद दूसरा कमेंट आया है यहाँ पर, एप्लीकेशन नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली, काइंडली चेक एंड कंफर्म संचार आधार आउट ऑफ ऑर्डर ऑन 1/12/2025। ठीक है, तो इस सवाल पर भी मैं यहां पर आपको जवाब दूंगा। तीसरा कमेंट है, बीएसएनएल इज यूजिंग अनदर ऐप फॉर गिविंग ए न्यू सिम। अगर जैसे आप न्यू सिम लेना चाह रहे हो, ठीक है, तो उसके लिए जो संचार आधार सिस्टम था वो बहुत ही मान्य था। अब वो बीएसएनएल का खुद का नहीं था, वो किसी और कंपनी से वो यहाँ पर डिपेंड थी। अब वो कंपनी ने एग्रीमेंट खत्म होते ही अपना बोरे बिस्तर बांध के चली गई। तो ऐसे में क्या संचार आधार सिस्टम अब नहीं है उसके पास, तो किसी अदर ऐप के थ्रू क्या वो बीएसएनएल सिम दे रही है फिर नहीं, इसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो चौथा भी कमेंट ऐसे ही है, बीएसएनएल संचार आधार नॉट वर्किंग, प्लीज रिस्टार्टेड। मतलब कब तक रिस्टार्ट हो जाएगा इसके बारे में बताइए। ठीक है, तो आज 3 से 4 सवालों के जवाब आज इस वीडियो में मैं आपको प्रॉपर डिटेल तरीके से देने वाला हूं, पॉइंट बाय पॉइंट। ठीक है, तो चलिए, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है सुनील विश्वकर्मा। जानकारी यूजफुल लगे तो एक लाइक करके जरूर जाना। चलिए दोस्तों, बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। दोस्तों, आपको पता है मैं हर एक अपडेट को पॉइंट बाय पॉइंट समझाता हूं ताकि आपको वो अपडेट वेल एक्सप्लेन हो जाए। ठीक है, तो फिलहाल देखिए, मैंने यहाँ पर अपने कुछ पॉइंट लिख दिए हैं जो भी सब्सक्राइबर ने पूछा था उससे रिलेटेड है सारे पॉइंट। ठीक है, देखिए यहाँ पर हमारा जो मेन क्वेश्चन है वो है, मतलब मेन इशू क्या है, बीएसएनएल संचार आधार सिस्टम फिलहाल बंद हो चुका है। ठीक है, वो कब तक चालू होगा और ये बंद क्यों हुआ, सब कारण वगैरह है। देखिए, पहला हमारा यहाँ पर पहला ऑप्शन है संचार आधार जो सिस्टम है। ठीक है, जो सर्वर सिस्टम है जिसके थ्रू आप एमएनपी करते हैं, जिसके थ्रू आप न्यू सिम लेते हैं, आधार की केवाईसी की जाती है। ठीक है, आधार से केवाईसी करके आप न्यू सिम लेते हो, वही संचार आधार सिस्टम है। जिस पर जो रिटेलर काम करते हैं वही संचार आधार सिस्टम है। ठीक है, वो बंद होने का कारण क्या है, सबसे पहले हम ये जानेंगे। ठीक है, उसके बाद सेकंड पॉइंट हमारा आएगा सर्वर और सॉल्यूशन। जैसे कि अभी मेरे सब्सक्राइबर ने सवाल पूछा था, 5/12/2025 में सर्वर प्रॉब्लम एवीआई अभी तक ठीक नहीं हुई है। ठीक है, कब तक ठीक होगा। ठीक है, तो सर्वर सिस्टम के बारे में हम जानेंगे। उसके बाद उसका सॉल्यूशन कब तक मिलेगा वो जानेंगे। ठीक है, उसके बाद तीसरा ऑप्शन आता है हमारा, तीसरा पॉइंट, जो कि दूसरा ऐप, क्या ऐसा कोई ऐप है जो बीएसएनएल का जो संचार आधार सिस्टम है इसकी जगह ले सकता है, या फिर ऐसा ऐप आया है कि नहीं वो बताइए। ठीक है, तो चलिए आज पूरी जानकारी पूरी डिटेल तरीके से पॉइंट बाय पॉइंट समझते हैं। ठीक है, बीएसएनएल का वर्तमान संकट केवल एक तकनीकी खराबी नहीं है, बल्कि यह एक कॉन्ट्रैक्टर, ठीक है, और सिस्टम इंटीग्रेशन से जुड़ी हुई समस्या है। अब पहला पॉइंट है हमारा, संचार आधार बंद होने का असली कारण क्या है और इसका असर क्या क्या हो सकता है। ठीक है, देखिए पहले सिस्टम क्या है वो समझ लेते हैं। संचार आधार यह बीएसएनएल का वह मुख्य मोबाइल एप्लीकेशन पोर्टल था जिसका उपयोग देश भर के रिटेलर यानी कि दुकानदार और बीएसएनएल कस्टमर सर्विस सेंटर यानी कि सीएससी द्वारा किया जाता था। ठीक है, अब काम देखिए, ई केवाईसी, पहला तो ये ई केवाईसी की जाती थी। ग्राहकों के आधार कार्ड का उपयोग करके तुरंत पहचान और सत्यापन करना यानी कि नया सिम देने या फिर एमएनपी के लिए। ठीक है, उसके बाद जो एफएमएस यानी कि फॉर्म मैनेजमेंट सिस्टम के लिए भी किया जाता था, नए कनेक्शन और एमएनपी से जुड़े सभी डिजिटल फॉर्म मैनेज करने के लिए। ठीक है, उसके बाद देखिए बंद होने का कारण क्या है, यह बीएसएनएल द्वारा इन हाउस नहीं बनाया गया था, बल्कि इसे चलाने के लिए थर्ड पार्टी वेंडर को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था। कोई बाहरी कंपनी को वेंडर को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था। अब वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा होने वाला था और इन्होंने शायद या तो उसका नवीनीकरण नहीं किया, फिर से अपडेट नहीं किया उसको, या फिर ऐसा हुआ कि इनके बीच कुछ भी किचकिच हुई है। ठीक है, कुछ भी कहा सुनी हुई है या फिर कुछ पैसे वगैरह को लेकर कुछ भी दिक्कत हुई है, इससे वो वेंडर चला गया।
ठीक है। अब 1/12/2025 के आसपास इस वेंडर के साथ बीएसएनएल का अनुबंध यानी कि कॉन्ट्रैक्ट या तो समाप्त हो गया था या फिर दोनों पक्षों के बीच भुगतान या शर्तों को लेकर कोई गंभीर विवाद हो गया था। ठीक है। अब इसका रिजल्ट ये हुआ कि वेंडर ने अपनी सेवाएं देना बंद कर दिया और जिससे पूरा संचार आधार सिस्टम तुरंत रुक गया। यह केवल रीस्टार्ट करने वाली बात नहीं है, यह एक कानूनी और व्यावसायिक समस्या है। इससे बहुत बड़ा रेवेन्यू लॉस भी हो सकता है बीएसएनएल को, कर्मचारियों को भी आफत आ सकती है, यूनियन को भी आफत आ सकती है और इसके साथ कस्टमर को तो बहुत ही ज्यादा आफत आने वाली है। ठीक है। अब देखिए इस रुकावट का व्यापक प्रभाव क्या पड़ेगा। देखिए सबसे पहले तो आपकी जो सिम की बिक्री है वो ठप पड़ जाएगी, क्योंकि ई-केवाईसी का कोई भी वैकल्पिक सिस्टम तैयार नहीं था। इसलिए सिम कार्ड जारी करना, एमएनपी करना और यहां तक कि खोए हुए सिम को डुप्लीकेट करना जैसी सभी सेवाएं लगभग ठप हो चुकी थी। अब देखिए आर्थिक नुकसान भी काफी ज्यादा हुआ है। इस क्राइसिस के कारण बीएसएनएल को प्रतिदिन भारी राजस्व यानी कि रेवेन्यू का नुकसान हो रहा है। ग्राहक जो बीएसएनएल में आना चाहते थे अब मजबूरन जियो या एयरटेल में जा रहे हैं। ठीक है। अब कर्मचारियों की निराशा भी बनी हुई है। अब देखिए रिटेलर और सीएससी स्टाफ के पास काम करने का कोई भी टूल नहीं है, जिससे उनकी आय रुक गई है और उन्हें ग्राहकों के गुस्से का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर सेकंड पॉइंट आता है, हमारा क्या पॉइंट है सेकंड, सर्वर और सॉल्यूशन कब मिलेगा। निश्चित समाधान तिथि नहीं है, देखिए निश्चित डेट नहीं है इसकी। यह एक प्रशासनिक और प्रोक्योरमेंट मतलब खरीद प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है। बीएसएनएल को या तो पुराने वेंडर से बातचीत करके कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू करना पड़ेगा या फिर नए वेंडर को चुनने के लिए एक लंबी और टेंडर प्रक्रिया शुरू करनी पड़ेगी। भारत में सरकारी प्रक्रियाओं में टेंडर जारी करने के लिए बोली लगाने, वेंडर चुनने और साथ में सिस्टम को फिर से चालू करने में काफी ज्यादा समय लगता है। इसलिए बीएसएनएल का मैनेजमेंट तुरंत कोई निश्चित डेट यानी कि फिक्स डेट नहीं दे सकता। ठीक है। अब बहुत टाइम लगता है क्योंकि यहाँ पर वर्तमान में कुछ प्रयास भी चल रहे हैं कि इसको जल्दी से जल्दी ठीक किया जाए। ठीक है। इसके लिए यूनियन का दबाव बहुत जरूरी है। अब देखिए बीएसएनएल की विभिन्न कर्मचारी यूनियन जैसे कि बीएसएनएल यू लगातार मैनेजमेंट पर दबाव डाल रही है कि वे इस समस्या को राष्ट्रीय प्राथमिकता के रूप में ले और तुरंत कोई अस्थायी वैकल्पिक यानी कि टेम्पररी अल्टरनेटिव व्यवस्थित करे। ठीक है। कुछ भी ऐसा तो होगा बैकअप सुविधा की जिससे यार इस जो दुविधा है इससे निकाला जा सके कंपनी को, लेकिन हो सकता है हो भी सके या फिर अगर नहीं हुई तो कंपनी बहुत ही ज्यादा लॉस सहेगी फिर से। ठीक है। अब देखिए इसको अस्थायी समाधान की तलाश बीएसएनएल की टीमें ऑफलाइन ई-केवाईसी कागज पर फॉर्म भरकर या किसी पुराने बैकअप पोर्टल को एक्टिवेट करने की कोशिश कर रही है, लेकिन यह प्रक्रिया धीमी और पूरे देश में लागू होने में बहुत ही समय लगेगा। ठीक है। इसमें दीर्घकालिक योजना भी हो सकती है। बीएसएनएल अब शायद भविष्य के लिए एक इन हाउस ई-केवाईसी सिस्टम विकसित करने की योजना बनाएगा ताकि वे पूरी तरीके से किसी बाहरी वेंडर पर न रहे। ठीक है। अब यहाँ पर हमारा तीसरा पॉइंट आता है दूसरा ऐप यूज करने की सच्चाई। ठीक है। वो देख लेते हैं। दूसरा ऐप इस्तेमाल करने की बात की जो सच्चाई है, जो आपके द्वारा कमेंट में बताए गए बीएसएनएल इज यूजिंग अनदर ऐप गिविंग ए न्यू सिम की सच्चाई ये है भैया कि आधारिक तौर पर कोई बड़ा ऐप नहीं है। संचार आधार के स्तर का कोई आधिकारिक देशव्यापी और पूरी तरीके से कार्यात्मक यानी कि फुल्ली फंक्शनल वैकल्पिक ऐप लॉन्च नहीं हुआ है। ठीक है। विकल्प की जो कोशिश है थोड़ी सी सीएससी पोर्टल का सीमित उपयोग है। कुछ बड़े बीएसएनएल कस्टमर सर्विस सेंटर्स पर उनके इंटरनल पोर्टल सिस्टम उपयोग करके सीमित संख्या में नए कनेक्शन दिए जा रहे हैं, लेकिन यह सुविधा सभी रिटेल आउटलेट पर उपलब्ध नहीं है। देखिए बहुत सारे रिटेलर को यह सुविधा दी जा रही है, लेकिन सभी पर नहीं मिलेगा और इसके साथ ही सीमित लोगों को मिलेगा। ठीक है। क्योंकि ये जो समस्या है बहुत ही बड़ी है और इस समस्या के दौरान मतलब कोई नया ऐप लाकर एकदम से उसको विकसित करना बहुत ही मुश्किल है। ठीक है। कि फटाफट से लाए और रख दिया और स्टार्ट हो गया, नहीं, बहुत टाइम लग सकता है इसमें। ठीक है। कागजी प्रक्रिया, कुछ सर्कल में बीएसएनएल ने अपने रिटेलर को भौतिक फॉर्म, फिजिकल फॉर्म भरने और पहचान पता सत्यापन के लिए ग्राहक की फोटो और आईडी की कॉपी लेने की अनुमति दी है। यह प्रक्रिया बहुत धीमी है और साइबर कैफे की तरह काम करती है।
देखिए कुल मिलाकर बात यह है कि बीएसएनएल इस समय बहुत ही गंभीर सिस्टमेटिक क्राइसिस से गुजर रहा है। जब तक वेंडर विवाद हल नहीं होता या कोई नया सशक्त ई-केवाईसी सिस्टम लागू नहीं होता, तब तक नए सिस्टम और एमएनपी की सेवाएं बाधित रहेगी। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर बात सिर्फ इतनी सी है कि जो बीएसएनएल का संचार सिस्टम बंद हो गया है उससे बहुत ही दिक्कत हो सकती है और इस दिक्कत से उभरने के लिए बीएसएनएल को काफी समय लग सकता है। तो फिलहाल आई होप आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा आपको कि कब तक स्टार्ट होगा। थोड़ा सा समय लगेगा लेकिन स्टार्ट हो जाएगा। बीएसएनएल कोशिश कर रही है। इसके साथ ही यहाँ पर जो बीएसएनएल ईयू है वो भी पूरी कोशिश कर रही है, दबाव डाल रही है कि जल्दी से जल्द इस समस्या का हल निकल सके। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी आपका डाउट क्वेश्चन वगैरह का मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट से जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।